आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 16 है और अंतर्राज्यीय संबंध इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में देखेंगे लोग। और इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो देखेंगे लोग। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद, तो इसका आर्टिकल है 262 और दूसरा है अंतर्राज्यीय परिषद, तो आर्टिकल देखेंगे लोग तो 263 अंतर्राज्यीय परिषद के अनुच्छेद 263 है। और लोक अधिनियम दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रिया और अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य, तो इसका आर्टिकल है 301 से 307 तक। और लास्ट पॉइंट है क्षेत्रीय परिषद पूर्वोत्तर परिषद, तो एक एक करके पॉइंट देखेंगे लोग। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद देखेंगे लोग, तो आर्टिकल 263 के अनुसार जल संबंधी विवादों के मामले में संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। तो इसमें दो प्रावधान है। पहला है संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। और दूसरा प्रावधान है संसद तो विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न कोई अन्य न्यायालय उपरोक्त वर्णित किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। तो दूसरा है प्रावधान संसद ऐसा विधि बनाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय और न कोई अन्य न्यायालय उपरोक्त वर्णित किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे। और अंतर्राज्यीय जल विवाद में देखें संसद के पास यह अधिकार है। और तो अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में संसद के पास यह अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकारिता नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकारिता नहीं है कि वो अंतर्राज्यीय जल विवाद को लेकर के कोई भी डिसीजन ले। और संसद इस संबंध में दो कानून बनाए हैं। पहला है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और दूसरा है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। तो पहला है नदी बोर्ड अधिनियम 1956, तो इसमें राज्य की सिफारिश पर केंद्र नियम बनाएगा। दूसरा है अंतर्राज्यीय जल विवाद, तो संसद के पास शक्ति है अंतर्राज्यीय जल विवाद के लिए निपटारे के लिए अस्थायी न्यायालय बना सकती है। दूसरा है अस्थायी न्यायालय बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। और अंतर्राज्यीय परिषद में देखेंगे लोग तो आर्टिकल 263, तो अंतर्राज्यीय परिषद के आर्टिकल है 263 और इसका उद्देश्य है केंद्र राज्यों के मध्य समन्वय और इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो अंतर्राज्यीय परिषद का उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय और इसका गठन तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और नियम प्रक्रिया गठन कर्तव्य का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो नियम प्रक्रिया गठन कर्तव्य का निर्धारण ये भी राष्ट्रपति के पास है। और अंतर्राज्यीय परिषद में देखेंगे लोग तो केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में वर्ष 1988 में एक आयोग गठित किया था। और सरकारिया आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार परिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित किए जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। और सरकारिया आयोग 1983 में बना था और 1988 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अंतर्राज्यीय परिषद में देखेंगे लोग तो इसकी प्रकृति है बाध्यकारी नहीं सलाहकारी है। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रकृति सलाहकारी है। और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष PM होंगे और सदस्य तो मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है तो यहाँ पर भी जो CM होंगे वो शामिल होंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक है जहाँ पर विधानसभा नहीं है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और PM। और जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहाँ पे राज्यपाल शामिल होंगे। और PM द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री,
भी इसमें शामिल होंगे। अंतर्राज्यीय परिषद के वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। पहला, योजना आयोग अंतर्राज्यीय परिषद की वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। और ये प्रीलिम्स के फैक्ट है। योजना आयोग न तो संवैधानिक है न तो वैधानिक है। योजना आयोग भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया और मूल उद्देश्य सहकारी संघवाद है। तो इस नीति आयोग का मूल उद्देश्य या मेन सिद्धांत तो सहकारी संघवाद है। और राष्ट्रीय विकास परिषद 1951 में अस्तित्व में आया था, बेसिकली योजनाओं के विकास को लेकर के। और लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रिया तो संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र उसके अपने राज्य क्षेत्र तक सीमित है तथा अतः यह संभव है कि एक राज्य के कानून और दस्तावेज दूसरे राज्यों में अमान्य हो। ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए संविधान में पूर्ण विश्वास तथा साख वाक्य है जो इस पर वर्णित है। और पहला पॉइंट है इसमें, केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियमों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास तथा साख प्रदान की गई है। लोक अधिनियम में सरकार के विधायी तथा कार्यकारी दोनों कानून निहित है। सार्वजनिक दस्तावेज में कोई आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर अथवा किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों को निर्वाह में बनाए गए दस्तावेज शामिल है। और दूसरा पॉइंट है, ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्यवाहियाँ जिस प्रकार और जिन परिस्थितियों में सिद्ध की जाती हैं तथा उनके प्रभाव का निर्धारण किया जाता है, संसद द्वारा नियम बनाकर प्रदान की जाएंगी। इसका अर्थ है कि उपरोक्त वर्णित सामान्य नियम के प्रमाण को प्रस्तुत करने तथा ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्यवाही का एक राज्य से दूसरे राज्य पर प्रभाव संसद के विशेषाधिकार से संबंधित है। और तीसरा पॉइंट है, भारत के किसी भी भाग में दीवानी न्यायालय की आज्ञा तथा अंतिम निर्णय प्रभावी होगा। यह नियम केवल कर निर्णय पर लागू होता है तथा फौजदारी निर्णयों पर को नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, किसी राज्य के न्यायालयों राज्य के दंड के नियमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता रही है। और अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य में देखेंगे तो भारत क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है। संविधान का भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 से संबंधित है ये। और अनुच्छेद 301 घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम स्वतंत्र होगा। इस प्रावधान के उद्देश्य राज्यों के मध्य सीमा अवरोधों को हटाने तथा देश में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम के अबाध प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु एक इकाई बनाना है। और इस प्रावधान में स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम पर भी है। अतः यदि किसी राज्य की सीमा पर या पहले अथवा बाद के स्थानों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यह अनुच्छेद 301 का उल्लंघन होगा। और अनुच्छेद 301 द्वारा दी गई स्वतंत्रता संविधान द्वारा स्वयं अन्य प्रावधानों, संविधान के भाग ग अनुच्छेद 302 से 305 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्र है। इसे इस प्रकार से समझाया जा सकता है। और पहला पॉइंट है संसद। इसमें पहला पॉइंट है, संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य अथवा किसी राज्य के भीतर वर्णित तथा समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु संसद एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकती अथवा भारत के किसी भाग में वस्तुओं की कमी की स्थिति को छोड़कर राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में उस राज्य अथवा उस राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु इस उद्देश्य हेतु विधेयक विधानसभा में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य विधायिका एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकती है अथवा राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती है। तीसरा पॉइंट है, किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य अथवा संघ राज्य से आयातित उन वस्तुओं पर कर लगा सकते हैं जो उस संबंधित राज्य में उत्पादित होते हैं। यह प्रावधान राज्यों द्वारा विभेदकारी करों
के लगाने का निषेध करते हैं। और विधायी संसद पूरे भारत में तो विधायी अधिकार में हमने देखा था कि संसद पूरे भारत हेतु नियम बना सकती है, लेकिन राज्य के जो नियम है वो केवल राज्य क्षेत्र में ही लागू होंगे। और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होंगे। क्षेत्रीय परिषद पूर्वोत्तर परिषद में देखेंगे लोग तो उपयुक्त क्षेत्रीय परिषदों के अलावा संसद के एक अलग अधिनियम वर्ष 1971 के उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा एक उत्तर पूर्वी परिषद बनाई गई थी। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल है और ये उत्तरी है। तो टोटल क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो 5 हैं। पहला है उत्तरी, दूसरा है मध्य और पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण है। पहला हो गया उत्तरी और मध्य और पूर्वी और उत्तर पूर्व और दक्षिणी। तो जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया तो भारतीय क्षेत्रीय परिषद ये 5 है। और क्षेत्रीय परिषद पूर्वोत्तर परिषद में देखेंगे लोग तो ये क्षेत्रीय परिषद 5 है। तो पहला है उत्तरी, तो उत्तरी में जैसे जम्मू कश्मीर आते हैं, दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़। और इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है। और दूसरा है मध्य, तो यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। और इसका हेड क्वार्टर है इलाहाबाद। और पूर्वी तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल और झारखंड इसमें आते हैं पूर्वी में, और इसका हेड क्वार्टर कोलकाता है। और पश्चिमी में देखेंगे लोग तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, तो इसका हेड क्वार्टर है इसका हेड क्वार्टर है मुंबई। और दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण में तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना, पांडिचेरी, तो इसके हेड क्वार्टर है चेन्नई। तो ये क्षेत्रीय परिषद है 5 और उसके जो क्षेत्र इसमें आते हैं वो सारे पॉइंट इसमें है। तो आप लोग इस मैप से अच्छे से देख के बना लीजिएगा लोग। और क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है। राज्य पुनर्गठित अधिनियम 1956 के अंतर्गत या द्वारा स्थापित किया गया था। और क्षेत्रीय परिषद ने देश को 5 भागों में बांट दिया। पहला है मध्य, दूसरा है उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। और क्षेत्रीय परिषद में देखेंगे लोग तो ये क्षेत्रीय परिषद के उद्देश्य है। पहला है एकीकरण करना, दूसरा राजनीतिक साम्य सुनिश्चित करना और तीसरा है राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई को रोकने में सहायक और चौथा पॉइंट विभाजन के प्रभाव को दूर करना और 5वां पॉइंट राज्यों के बीच सामाजिक और आर्थिक विषयों पर सहायता करना। और क्षेत्रीय परिषद पूर्वोत्तर परिषद में देखेंगे क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। और ये संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए हैं। और पहला पॉइंट इसमें इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की। और दूसरा पॉइंट है इन क्षेत्रों का निर्माण करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा गया है और जिनमें शामिल है पहला पॉइंट है देश का प्राकृतिक विभाजन, दूसरा नदी प्रणाली का संचार का साधन और तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक व भाषाई संबंध और चौथा पॉइंट है आर्थिक विकास, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की आवश्यकता। और नेक्स्ट पॉइंट है ये सलाहकार निकाय है जो केंद्र और राज्यों के सीमा विवादों, भाषाई अल्पसंख्यकों, अंतर्राज्यीय परिवहन या राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े मामलों के बीच आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में समान हित के किसी भी मामले के संबंध में सिफारिश करते हैं। और संगठनात्मक ढांचे में देखेंगे तो अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष में देखेंगे लोग तो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन से एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए उस अंचल के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। और सदस्य की बात करें तो मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा यथानामित 2 अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किए गए संघ राज्य क्षेत्र से 2 सदस्य। और सलाहकार की बात करें तो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों के लिए योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा नामित एक
मुख्य सचिव और जोन में शामिल प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी विकास आयुक्त होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लो थैंक यू।